विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। आज हमने प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार, शिक्षाविद ये सब करना है। क्या करना है? तो पहले साहित्यकार पढ़ लेते हैं। साहित्यकार में गुमानी कवि। गुमानी कवि लोग क्या करते हैं, कई बार सिलेबस देख के बोलते हैं कि व्यक्ति परिचय तो आना ही नहीं है, लेकिन होता क्या है भाई, साहित्य अगर माना कहीं पर लिखा हो तो साहित्यकार की जो साहित्यिक कृतियां हैं वहां से क्वेश्चन बनेगा। वो कहाँ मिलेंगी ज्यादा? वो यहां मिलेंगी। तो गुमानी कवि भाई, इनका जन्म फरवरी 1790 में हुआ था, जो कि अब अगर मैं बोलूं काशीपुर, काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण। गुमानी कवि का जन्म कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण। काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। कब हुआ था जन्म? 1790 के हैं, यानी बहुत पुराने हैं। क्या क्या है? मूल नाम जो था गुमानी कवि, उनका नाम था लोकनाथ। क्या था? और लोकनाथ के साथ साथ इनका एक नाम और था, लोक रत्न पंत। क्या था? ठीक है। काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे। काशीपुर के जो राजा थे गुमान सिंह देव, उनके राजकवि थे, और यहीं से उन्हें गुमानी उपाधि मिली थी, क्योंकि गुमान सिंह देव के राजकवि, राजा के कवि, तो क्या उपाधि मिली? गुमानी उपाधि मिली। कुछ समय तक टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है जी। बाद में साधु वेश में गुफाओं में निवास करते थे। ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, फिर भी कुमाऊनी, हिंदी, नेपाली में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं, जो कि गुमानी नीति में संग्रहित है। क्वेश्चन पूछेगा किस किस भाषा में लिखी इन्होंने? संस्कृत में लिखी, कुमाऊनी में लिखी, हिंदी में लिखी, नेपाली में लिखी। संस्कृत भाषा पर इनका अच्छा होल्ड था, संस्कृत भाषा के ही कवि थे, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र में रहते थे तो कुमाऊनी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे और नेपाली भी जानते थे। ठीक है। इनकी जो ये सारी रचनाएं हैं कहाँ मिलती हैं? गुमानी नीति में संग्रहित हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? तो क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कौन? आंसर गुमानी कवि। कौन? गुमानी कवि या लोकनाथ या लोक रत्न पंत। ठीक है। कौन बोलते हैं गुमानी कवि को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि? कौन बताते हैं? आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन बताते हैं। क्या बताते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन बताते हैं। ठीक है। अगले व्यक्तित्व हैं विश्वंबर दत्त चंदोला। कौन है? 1879, काफी बाद के हैं। पौड़ी में जन्म लिया इन्होंने, पौड़ी में भी थापली गांव में जन्म लिया। विश्वंबर दत्त चंदोला, विश्वंबर दत्त चंदोला 1879, पौड़ी थापली गांव। इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन पहले मैं देख चुका हूं कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता किन्हें कहा जाता है? आंसर विश्वंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है। किन्हें कहा जाता है? विश्वंबर दत्त चंदोला। भीष्म पितामह के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या नाम था उनका वास्तविक नाम? अरे भाई, बृहद्रथ तो मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट था। देवदत्त था उनका नाम, वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त। गंगा पुत्र थे वो, बाद में उन्हें गंगा पुत्र भीष्म कहा गया। क्यों कहा गया भीष्म? उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्या रहूंगा? आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, क्योंकि पिता की कुछ इच्छाएं थी, उन्हें पूर्ण करना था। ठीक है। तो भगवान राम को तो हम बोलते हैं कि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष क्या किए? वनवास में रहे, लेकिन गंगा पुत्र को नहीं बोलते। ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो पिता की इच्छाओं को, आज्ञा नहीं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि वहां दूसरी माताजी आ गई थी। माताजी ने कहा कि ये राजगद्दी इसके पुत्रों को मिलेगी। उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा आजीवन। ठीक है। हाँ। मृत्यु भी उनके हाथ में थी। इनके हाथ में? भीष्म पितामह के हाथ में थी। कई बार कहा जाता है मर्सी किलिंग, इथुनेजिया सुना है? शुड इथुनेजिया बी बैन और नॉट इन इंडिया? तो जब कभी आपसे पूछें कि मर्सी किलिंग क्या भारत में बैन होनी चाहिए या उसको लीगल करना चाहिए, तो भाई आपने जब पक्ष में आपने बोलना है ना, तो 2 एग्जाम्पल देने हैं आपने। नंबर 1, अहिल्या। कौन? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उनको भी मर्सी किलिंग दी गई थी, इथुनेसिया दिया गया था भगवान राम के द्वारा उनको। उनके क्योंकि कोमा में थी, वो शिला बन गई थी। क्या बन गई थी? शिला बन गई थी। तो अब जब कोमा में कोई है तो भाई कोमा में माना कई साल हो गए थे, मृत्यु नहीं हो रही थी, तो बोला गया भाई भगवान के
पैरों से क्या किया जाए, इन्हें मुक्ति दिलाई जाए। तो कहा जाता है कि इथोनेसिया दिया गया, मतलब अगर आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में बोले। और दूसरे भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर सोए हुए थे तो जल की अभिलाषा हुई, पानी पिलाया। फिर पहले हैंडपंप नहीं खोदने पड़ते थे, तीर से ही निकल जाता था। तो जो सब्यसाची था, गुड़ाकेश था अर्जुन, उसने क्या किया, तीर मारा और भीष्म पितामह को जल प्यास बुझाई। ठीक है, उसके बाद यानी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहा यार अब कष्ट, अब ठीक है, हस्तिनापुर को मैंने सुरक्षित हाथों में देख लिया है, अब क्या है, मरसे के लिए। क्लियर हो गया। इस प्रकार के जब उदाहरण देंगे आप अपने किसमें, डिबेट में, तो क्या होगा, नंबर मिलते हैं। चलो जी आगे। तो हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन, विश्वम्बर दत्त चंदोला। भीष्म पितामह के चक्कर में विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को नहीं भूलना है। चंदोला जी जो है वो क्या है, हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह। 1901 में तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, विश्वम्बर दत्त चंदोला, गिरिजादत्त नथाणी, इनके प्रयासों से गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू किया गया, जिसके संपादक चंदोला और नथाणी जी थे। कौन थे, तो भैया याद कर लेना, गढ़वाल यूनियन 1905, गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन हुआ। छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन कब हुआ, आपने बोलना 1905 में हुआ। गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, आंसर गढ़वाल यूनियन के द्वारा किया गया। गढ़वाल यूनियन में कौन कौन शामिल थे, तारादत्त गैरोला जी थे, चंद्रमोहन रतूड़ी जी थे, विश्वम्बर दत्त चंदोला जी थे और गिरिजादत्त नथाणी जी थे। कौन थे, इन चार लोगों के नाम याद करने। हो सकता है इसमें से तीन नाम दे, एक चौथा नाम दे दे, कोई बोल दे बद्रीदत्त पांडे जी थे, तो आपने बोला बद्रीदत्त पांडे जी नहीं थे भाई। कौन कौन थे, गैरोला, रतूड़ी, चंदोला और नथाणी। इतना समझ में आ गया। इन कास्ट से आप परिचित हैं, सुने होंगे, अगल बगल अड़ोस पड़ोस तो रहते होंगे नथाणी जी। नहीं भी सुने होंगे तो घर वाले सुना देते होंगे कि रतूड़ी जी का लड़का वो बन गया है ना, गैरोला जी की लड़की वो बन गई, तुम कर क्या रहे हो, सुनाते होंगे है ना। पैरासाइट जैसे शब्द सुनने पड़ते होंगे कई बार घर में, परजीवी हो की। अच्छा है, अच्छे माता पिता होते हैं वो जिस प्रकार सुनाते हैं। चलो जी, तो गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक चंदोला और नथाणी जी थे। बाद में केवल चंदोला जी ने ही कार्य संभाला। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में एक सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्रों, विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण करने का निर्णय लिया गया और 1915 से साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से प्रकाशन शुरू किया गया। आपने क्वेश्चन याद करना है कि साप्ताहिक गढ़वाल में 3 पत्रों का एकीकरण करके बनाया गया था। 3 पत्रों का एकीकरण हुआ था, गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति और गढ़वाली। गढ़वाली कौन सा वाला, 1905 वाला, गढ़वाल यूनियन जो छापती थी है ना, जिसके संपादक कौन थे, चंदोला जी और नथाणी जी थे। तो मैंने कहा 1915 से एक साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से प्रकाशन हुआ एक पत्र का, उसमें 3 पत्र कौन कौन से थे, विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार, गढ़वाली। और अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो पहले बोलो गढ़वाली, फिर बोलो गढ़वाल समाचार और तीसरा बोलो विशाल कीर्ति। समझ में आ गया। इसके संपादक का कार्य चंदोला जी ने संभाला। अगस्त 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु एक अटल सत्य है, सबने जाना है। क्या है, बारी बारी सबने जाना है। चलो जी, मुकुंदराम बड़थवाल, अगले कौन है, मुकुंदराम बड़थवाल जी। बड़े नाम हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। जन्म 1887 में पौड़ी के खंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, उत्तराखंड में खंडग्राम है ना, ऐसा करके याद किया करो कि मुकुंदराम बड़थवाल जी का जन्म कहां हुआ था, खंडग्राम में हुआ था। खंडग्राम कहां पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो देखा है दैवज्ञ नाम से कौन जाने जाते थे, आंसर मुकुंदराम बड़थवाल जी। दैवज्ञ नाम से कौन जाने जाते थे, मुकुंदराम बड़थवाल जी। संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान। ज्योतिष में उन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की। क्या की, यहां मुख्य परीक्षा के लिए 4 पेज नहीं लिखे जा रहे हैं, उन्होंने 1 लाख क्या लिख दिए श्लोक। इसीलिए बोल रहा हूं कि मनुष्य अगर अपने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्या है संभव है। इसलिए लिखो, राइट मोर, रीड मच, थिंक मोस्ट। राइट मोर मतलब खूब लिखो, रीड मच मतलब उससे ज्यादा पढ़ो, एंड थिंक मोस्ट मतलब उससे ज्यादा उसके बारे में मनन करो, तब निकलता है कंपटीशन। ठीक है। ज्योतिष में उन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की। उनके 44 महत्वपूर्ण ग्रंथों में से केवल 22 का ही प्रकाशन हुआ है। कितने का, जिनमें से मुख्य पुस्तकें हैं उनकी
ज्योतिष वयम, दूसरा है उनका जातक सूत्रम, तीसरी है उनकी पंचांग मंजूषा, अगली है उनकी कोश नामावली, अगली है उनकी मुकुंद कोश, अगला है ज्योतिष शब्द कोश, अगला है ज्योतिष रत्नाकर, अगली है आयुर्दाय संग्रह, आयुर्दाय संग्रह। अब क्या होगा, मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं पूछूंगा कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं और कौन सी उनकी नहीं है, मुकुंद राम दैवज्ञ जी की, बड़थवाल जी की। तो मैं पहला पूछूंगा आपसे ज्योतिष वयम, क्या पूछूंगा, दूसरी पूछूंगा ज्योतिष शब्द कोश, कौन सी पूछूंगा, तीसरी पूछूंगा ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष रत्नाकर, और चौथे में लगा दूंगा ज्योतिष के पीछे कुछ और पूछूंगा ये लिखी कि नहीं लिखी। तो आपने ढूंढना है उसमें से कौन सा। तो आपने ज्योतिष से संबंधित जो लिखा है उन्होंने, फिर एक मैं थोड़ा अलग पूछ लूंगा, आयुर्दाय संग्रह, एक ऑप्शन ये दे दूंगा, एक ऑप्शन दूंगा जातक सूत्रम, एक दे दूंगा पंचांग मंजूषा, एक दे दूंगा कोश नामावली। तो आपने बोलना उपयुक्त सभी इनकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने उनको अभिनव वारामिहिर की उपाधि से अलंकृत किया। तो क्वेश्चन बना कि भारत ज्योतिष अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, किस एक प्रकांड विद्वान को अभिनव वारामिहिर की उपाधि दी गई थी। आंसर मुकुंद राम बड़थवाल दैवज्ञ, मुकुंद राम बड़थवाल दैवज्ञ। इस महान विद्वान का निधन भाई 30 सितंबर 1979 को गंगा तट पर स्थित मुकुंदाश्रम में हुआ, ठीक है जी। अगले तोता कृष्ण गैरोला जी, कौन, लोक भाषा गढ़वाली में गीति काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक तोता कृष्ण गढ़वाली जी का जन्म। तो आपने क्या याद करना है, सबसे पहले तो तोता कृष्ण गैरोला जी याद कर लो, फिर आप याद करो प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक, इसमें लोक भाषा गढ़वाली में गीति काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक। अब कईयों को पता ही नहीं होगा गद्य पद्य क्या होता है, क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश में प्रोज पोइट्री पढ़ते हैं, प्रोज मतलब जिसमें लिखा हुआ होता है, पोइट्री मतलब कविता जिसमें राइम्स वगैरह होते हैं। ऐसे हिंदी में भी क्या होता है, गद्य और पद्य। तो पद्य किसको बोलते हैं, पद्य किसको बोलते हैं और गद्य किसको बोलते हैं। पद्य होती है पोइट्री, गद्य होती है प्रोज, यही होता है। एक बच्चे को यहां पर संदेह है, चेक करो करो करो, वेरी गुड। हाँ, गद्य प्रोज, पद्य पोइट्री, ठीक है। तो भाई प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक तोता कृष्ण गैरोला जी का जन्म 1895 में गढ़वाल में हुआ था। श्रृंगार और विरह भाव वाले गढ़वाली भाषा में उनके अब तक के सबसे उत्कृष्ट गीति काव्य प्रेमी पथिक का प्रकाशन 1932 में हुआ था। पहले तो समझ लो श्रृंगार क्या होता है, विरह क्या होता है। संयोग श्रृंगार सुना है, हिंदी में जब आप पढ़ते हैं श्रृंगार रस पढ़ते हैं, क्या होता है वहां पर, नायक नायिका होते हैं, नायक नायिका होते हैं, मिलन होता है, तो क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस है। यहाँ पर क्या है, विरह, विरह मतलब बिछड़ना, ठीक है। एक जोड़ा है, उसमें से एक बिछड़ गया, हो सकता है विदेश चला गया, हो सकता है कहीं हो गया, मर गया, तो हम बोलते हैं विरह, क्या बोलते हैं, विरह। तो श्रृंगार एवं विरह भाव वाले गढ़वाली भाषा में उनके अब तक के सबसे उत्कृष्ट गीति काव्य को क्या नाम है, प्रेमी पथिक। प्रेमी पथिक का प्रकाशन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा कि तोता कृष्ण गैरोला जी की प्रेमी पथिक का प्रकाशन कब हुआ, 1932 में। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रेमी पथिक किसने लिखी, तोता कृष्ण गैरोला जी ने लिखी। प्रेमी पथिक किसने लिखी, तोता कृष्ण गैरोला जी ने लिखी, है ना। तात घनानंद और रचना रंजन इनकी हिंदी रचनाएं हैं, क्या हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना तोता कृष्ण गैरोला जी की नहीं है। पहला ऑप्शन प्रेमी पथिक, दूसरा ऑप्शन तात घनानंद, तीसरा ऑप्शन रचना रंजन और चौथा ऑप्शन आयुर्दाय संग्रह। आंसर आयुर्दाय संग्रह नहीं है, क्योंकि आयुर्दाय संग्रह किसका है, आंसर मुकुंद राम बड़थवाल का पढ़ा हमने। ऐसी तो फंसाते हैं, तो उनके ट्रैप में नहीं फंसना है आपने, क्या नहीं फंसना है। अलग अलग याद कर लोगे सब हो जाएगा बढ़िया, सरकारी नौकरी, है ना। अरे भाई क्लियर हो गया। भैरव दत्त धूलिया, अगली पर्सनालिटी जो है वो कौन है, प्रमुख साहित्यकार भैरव दत्त धूलिया जी। इनका जन्म 1901 में पौड़ी में मदनपुर गांव में हुआ था। कहां हुआ था,
मदनपुर गांव में हुआ था। शिक्षा के बाद ये कुली बेगार आंदोलन में कूद पड़े। इस प्रथा के समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद भक्त दर्शन, नाम सुने हो? भक्त दर्शन के संयुक्त संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पॉडी से कर्म भूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। क्या हुआ? शुरू हुआ। तो भक्त दर्शन जी के संपादकत्व में, यानी संपादक कौन थे? भक्त दर्शन जी थे। 1939 को याद करना है, लैंसडाउन पॉडी याद करना है, कर्म भूमि याद करना है। क्या याद करना है? कर्म भूमि याद करना है आपने, ठीक है? के संपादकत्व में क्या हुआ? 1939 में लैंसडाउन पॉडी से कर्म भूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। बाद में केवल धूलिया जी ही संपादक रह गए। कौन रह गए? बाद में केवल धूलिया जी ही संपादक रह गए भाई। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? यह पत्र गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों तथा गांधी जी के कार्यकलापों व नीतियों का प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। देखो, कभी कभी फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा पत्र ऐसा था जो गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों तथा गांधी जी के कार्यकलापों की व नीतियों के प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। 3-4 ऑप्शन दे देगा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और कर्म भूमि। आपने बोलना है कर्म भूमि, क्योंकि दैनिक जागरण, अमर उजाला ये बाद के अखबार है, ठीक है? कर्म भूमि पहले का अखबार है, 1939। चलो जी, इला चंद्र जोशी अगले कौन है? मनोवैज्ञानिक एक बार यही क्वेश्चन पूछा, कौन इनमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? आंसर इला चंद्र जोशी, क्योंकि इनके जो उपन्यास हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। इंपॉर्टेंट या मतलब ऐसे भी पूछा है कि सन्यासी किसने लिखी, घृणामयी किसने लिखी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जाज का पंछी, जिप्सी, ये बहुत सारी इनके वो हैं। एक लाइन में याद कर लिया करो। क्या किया करो? है ना? जन्म कब? सितंबर 1902। कहां? अल्मोड़ा। कहां? जोशी जी कहां के? अल्मोड़ा। कहां के? अल्मोड़ा के जोशी जी, ठीक है? इला चंद्र जोशी ये हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार थे। इस लाइन से आप लोगों को बड़ी नफरत रहती है कि इतना सारा कौन याद कर रहा है। मेंस में ऐसे तो लिखा जाता है भाई। इलाचंद जोशी जी के बारे में माना पूछ लिया तो आपने यही बोलना है कि भाई हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार थे, है ना? जब ये 7वीं 8वीं कक्षा में, ये नहीं लिखते मेंस में, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो तब उन्होंने क्या किया कि सुधारक नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका निकालने लगे। ये इतना नहीं लिखते, खास खास चीजें लिखते हैं। तो मैं बता रहा हूं 7वीं 8वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो अल्मोड़ा से इन्होंने सुधारक, क्या, हाँ ऐसा लिख सकते हैं आपने, सुधारक नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये नहीं लिखने की जरूरत होती 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। सुधारक नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका निकालने लगे। इन्होंने कई अखबारों में काम किया। ये मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। मनोविज्ञान समझते हो? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मतलब तैयारी के दौरान 2 चीजों का ध्यान रखना भाई। एक अपनी हेल्थ का, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ होती है, ठीक है? दूसरा एक मानसिक स्वास्थ्य का। किसका? कई देखा मैंने बच्चे मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है उन लोगों का, तो बार बार किसी और से पूछा करो क्या मानसिक स्वास्थ्य आपका मतलब मैं सही लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, कहीं मुझे मतलब मैं डिप्रेशन में तो नहीं दिख रहा हूं। दूसरा व्यक्ति बताएगा, आपका खास मित्र जो होगा वो बताएगा आपको। डिप्रेशन में नहीं जाना है, सब क्या है, बढ़िया है सब संसार, ठीक है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप संसार को देखोगे वैसा ही आपके लिए संसार होगा। अगर आप नकारात्मक हो तो आपको पूरा संसार कैसा लगेगा? नकारात्मक लगेगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको सकारात्मक लगेगा, है ना? आपके अंदर अगर सबके प्रति घृणा होगी तो फिर क्या, उनको नफरत हुई सारे जहां से, नई दुनिया कोई लाए कहां से, ठीक? अगर आपको प्रेम होगा सारे पशुओं से, पक्षियों से, तो फिर प्रेम ही प्रेम है दुनिया में। तो भाई चलो, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, ठीक है? तो मनोविज्ञान पर खास ध्यान देना आपने। सन्यासी बड़ा इंपॉर्टेंट। घृणामयी, सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, इनकी विशुद्ध व्यक्तिवादी क्या है? रचनाएं हैं। मुक्तिपथ और सुबह के भूले इनकी सामाजिक हैं। जहाज का पंछी, जिप्सी, इनकी मिश्रित कथानक और उपन्यास है।
तो 50 कहानियां, 6 किताबें छपी इनकी। तो जो खास खास है ना, जहाज का पंछी से क्वेश्चन बना हुआ। कहां से बना हुआ? एक दोहा याद करना, जैसे जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। जब जहाज पर क्या होता है, कोई पक्षी फंस जाता है ना, समुद्र में जा रहे हैं, तो वो पक्षी उड़ता है थोड़ी दूर, कोशिश करता है उड़ने की, कोशिश करता करता फिर दोबारा वापस कहां? जहाज पर आता है। आता कि नहीं आता? भाई मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के पास क्या है? पढ़ता है वो, फिर पढ़ाई छोड़ देता है, फिर वो जाता है बाहर, कहता है अब मैं नौकरी करूंगा प्राइवेट, फिर वो करता है, फिर शोषण होता है उसका, फिर वापस आता हो, फिर कहता नहीं यार पढ़ाई ज्यादा बेटर थी बजाय की वो शोषण के, है ना, जहां 8-8 10-10 घंटे आपसे काम कराया जा रहा है, उसके एवज में कुछ पैसा नहीं मिल रहा। फिर वो बोलता नहीं अब मैं क्या करूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और क्या करूंगा, अधिकारी बनूंगा। चलो जी। तो जहाज का पंछी, ऐसे ही जिप्सी, क्या ऐसे ही सन्यासी से क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार जहाज के पंछी से बना हुआ, एक बार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन थे ये पूछा हुआ, तो इलाचंद जोशी जी। जोशी जी हैं तो अल्मोड़ा के, ठीक है। अगले हैं भाई गोविंद बल्लभ पंत। ये गोविंद बल्लभ पंत वो वाले गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, ये साहित्यकार है। इनमें जो क्वेश्चन बना मैं बता देता हूं। सोना 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 बना एक बार, किसने लिखी? आंसर गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखी। एक बार कोहिनूर का लुटेरा पूछा, क्या पूछा? कोहिनूर का लुटेरा। तो एक तो राजनीतिज्ञ थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो अलग है, ये अलग है। कोहिनूर का लुटेरा पूछा एक बार, तो वो क्या हो गया? वो भी कौन? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। प्रख्यात नाटककार एवं उपन्यासकार। पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1898 में अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी हैं कहां के होंगे? अल्मोड़ा के। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ अल्मोड़ा में ही होते हैं पंत जी, पर मैं बोल रहा हूं कि पंत जी तो कुमाऊं वाली साइड में मिलेंगे आपको, जोशी जी कुमाऊं वाली साइड में मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे गढ़वाल में, बट ज्यादा जो प्रायिकता होगी वो कहां की होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी वहां की होगी, ठीक है। ठीक है, अल्मोड़ा में जन्म हुआ। इनके नाटकों में राजमुकुट, अंगूर की बेटी इंपॉर्टेंट, अंगूर की बेटी से क्वेश्चन बना हुआ। कहां से बना हुआ? शुक्र है अंगूर की बेटी हुई, बेटा ना हुआ। बेटे ज्यादा बिगड़े होते, इसके लिए कहा जाता अंगूर की बेटी। किसको बोलते हैं अंगूर की बेटी? शराब को बोलते हैं। किसको? कि शुक्र है अंगूर की बेटी हुई, बेटा ना हुआ। बेटा होता तो फिर तो पता नहीं क्या होता, है ना। बुरा मत मानना जो बेटे लोग बैठे हुए। चलो जी, अंगूर की बेटी। अब याद कराने के लिए करता हूं मैं ऐसा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि सर ने क्या किया था, बोला था कि शुक्र है अंगूर की बेटी हुई, बेटा ना हो। तो किसने लिखी भाई? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। किसने लिखी? सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी किसने लिखी? आंसर गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। ययाति किसने लिखी? आंसर गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखी। क्या किया करो जब पढ़ते हो ना, बार बार हर हर चीज पर बोला करो, राजमुकुट किसने लिखा? गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखा। अंगूर की बेटी किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखी। सुहाग बिंदी किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखी। ययाति किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने लिखी। अंतापुर किसने लिखी? अंतापुर का छिद्र किसने लिखी? आंसर गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। अंतापुर बोलते हैं राजाओं के समय में जहां महिलाएं रखी जाती थी, उसको अंतापुर बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ, अकबर के अंतापुर में 5000 महिलाएं थी। कितनी? 5000 महिलाएं और अन्य किन्नर थे। चलो, अंतापुर का छिद्र किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। सुजाता किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। कौन सुजाता? वही सुजाता जिनके हाथों महात्मा बुद्ध, जब उन्होंने काया क्लेश पर बल दिया, भूखे प्यासे होके बिल्कुल क्या हो गए, नरकंकाल बन गए, तो उन्होंने कहा भैया सुजाता के हाथों से, सुजाता खीर लेके आई। क्या लेके आई? और महात्मा बुद्ध ने खीर खा ली। और वो जो 5 ब्राह्मण थे ना उरुवेला के, वो साथ छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा बुद्ध तुम्हारे बस का नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे बस का नहीं है तपस्या वपस्या, तुम छोड़ दो, जाओ घर जाओ, राजा बनो अपने। क्या बनो? सुजाता नाम से ऐसा इंगित होता है कि ये जो बालिका थी ये निम्न उसमें थी, लोअर कास्ट में थी। किसमें थी? लेकिन नाम जो दिया गया वो दिया गया सुजाता। क्या नाम दिया गया? इसका मतलब बुद्ध ने वहां पर यह समझ लिया, मध्यम मार्ग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कि भैया जाति वाति कुछ नहीं होती, ब्राह्मण लकड़ी का जलना शुद्धि मत मानो। बुद्ध ने कहा, क्या कहा? जाति वाति नहीं मानी महात्मा बुद्ध ने। इतना समझ में आ गया। बाद में फिर ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। हुआ पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, है ना, 8वें दिन है, 84वें दिन, कितने दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ना, ज्ञान प्राप्त हुआ।
ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया भैया जो साथ छोड़ के चले गए, इनको दिया। यश नामक धनाढ्य के साथ उन 5 ब्राह्मणों को दिया। उसके बाद उन्होंने अपना शिष्य बनाया तपस्सु और भल्लिक को। किसको बनाया? और ये बंजारे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा जातिवादी तो नहीं मानता हूं मैं, ठीक है चलो। बुद्ध ने तो ईश्वर को भी नहीं माना है, अनिश्वरवादी थे बुद्ध। क्या थे? अनिश्वरवादी थे। एनालिसिस करो, काफी कुछ समझ में आ जाएगा कौन सही कौन गलत। चलो जी, ययाति, अंतापुर का छिद्र, सुजाता, समझ में आ गया भाई सुजाता। अधूरी मूर्ति, अधूरी मूर्ति किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। गुरु दक्षिणा किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। अंधेरी बस्तियां, कठघर, आत्मदीप, तुलसीदास, पन्ना। कौन पन्ना? कौन पन्ना? कौन सा वाला पन्ना? एक पन्ना तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, हीरे निकलते हैं वहां से पन्ना से। एक पन्ना धायमा पन्ना। कौन पन्ना? सुने हो धायमा पन्ना का? राजस्थान के इतिहास में 2 लोगों को बड़ा पूजनीय माना जाता है। एक धायमा पन्ना को, जिन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी राजकुमार के लिए, धायमा पन्ना। और एक दुर्गादास को, हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। बेटे में बोला जाता बेटा हो तो दुर्गादास जैसा, और धायमा होती पन्ना जैसी। धायमा कैसी? किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। किसने लिखी? अहंकार किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। पाणिग्रह, क्या होता पाणिग्रह? अरे भैया पाणिग्रह किसको बोलते हैं? अरे विवाह को बोलते हैं शायद, पाणिग्रह संस्कार। चेक करो, पाणिग्रह विवाह को बोलते हैं। हाँ, कार्ड पढ़ा करो थोड़ा, ये मत देखा करो खाना कितने बजे खाना है। लिखा होता पाणिग्रह संस्कार। क्या लिखा होता है? पाणिग्रह संस्कार। काशी का जुलाहा किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी है भाई। सोना सोना सोना, जो क्वेश्चन बना वो बना सोना सोना सोना। कहां से बना? ये विशेष रूप से चर्चित है। अब देखो मैंने कितनी बार नाम ले लिया गोविंद बल्लभ पंत का, इतनी बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया होगा गोविंद बल्लभ पंत, तो कुछ तो याद हो गई होंगी आपको। कौन कौन सी याद होगी बिना देखे बोलो? अंगूर की बेटी याद हो गई, कोहिनूर का लुटेरा याद हो गई। अभी कोहिनूर का लुटेरा पे मैं आया नहीं, चलो। और सोना 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 याद हो गई, पन्ना याद हो गई, दाइमा पन्ना, सुजाता याद हो गई। और इतना ही आसान है याद करना। आप लोगों ने बर्डन लेके क्या कर रखा, उसको हाथी बना रखा कि बहुत कठिन होता है। ऐसे ही याद किया जाता है, रिडिकुलस वे में याद करोगे तो याद हो जाएगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने 40 उपन्यासों की भी रचना की भाई। प्रतिभा, क्या? प्रतिभा। मदारी, अब नहीं देखे होंगे आपने मदारी, हमने बचपन में देखे मदारी। देखे? कहां देखे? वन विभाग को तुरंत सूचित करें हैं। और वो उन्हें क्या नाम है, संजय गांधी की वाइफ है जो, क्या नाम है उनका, मेनका गांधी जी को सूचित करें तुरंत। अगर कोई भालू नचा रहा है, कोई बंदर नचा रहा है तो ठीक नहीं है। पशुओं, वाइल्ड लाइफ के साथ आप क्या नहीं कर सकते? छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कहीं सपेरा दिखे तो। प्रतिभा, मदारी, जूनिया, तारिका, एक सूत्र, नूरजहां, चंद्रकांत। चंद्रकांत लिखी इन्होंने, चंद्रकांता नहीं लिखी। चंद्रकांता किसने लिखी थी? चंद्रकांता जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? अरे अय्यारी देखी होगी आपने, नाटक मुझे लगता आपने देख, चंद्रकांता नहीं देखा ना आपने। देवकी नंदन खत्री ने लिखी चंद्रकांता। किसने लिखी? देवकी नंदन खत्री। ये चंद्रकांत लिखी इन्होंने। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या लिखी? चंद्रकांत लिखी। अगर पूछेगा आ का डंडा लगा दिया चंद्रकांता, तब देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। प्रगति की राह लिखी इन्होंने, उपन्यास लिखा। युक्ति के बंधन लिखा। आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं भाई। उपन्यास क्या है? जिसमें गीत तथा नाटक प्रभाग, दिल्ली के लिए अच्छे कई नाटक लिखे गए। जिसमें कोहिनूर का लुटेरा नाटक सर्वाधिक ख्याति प्राप्त रहा। तो यहां से क्वेश्चन बना, कोहिनूर का लुटेरा किसने लिखी? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। 1996 में इनका निधन हो गया। क्लियर हो गया? अगले हैं भैया सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? बड़े महान साहित्यकार। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अब आप लगाओ ना, 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला। क्या मिला?
अरे भैया, पद्म अलंकरणों में सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। जैसे जैसे नाम छोटा होता जाएगा वैल्यू भी क्या होती है, भारत रत्न सबसे ऊपर, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पहले तो पद्मश्री प्राप्त करना ही बड़ा कठिन है ना, फिर पद्म भूषण प्राप्त करना तो बहुत कठिन होता होगा, और पद्म विभूषण तो फिर और कठिन होता होगा, होता है मतलब, होगा क्या है। तो इन्हें पद्म भूषण मिला। आपको डेट याद करनी है, क्योंकि यहां सरकारी नौकरियां इसी से मिलती हैं कि कब मिला थी। क्या उनके काम उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, नहीं मानते ये लोग जो पेपर देने वाले, क्योंकि उन्हें फेल करना है आपको। वो पूछेंगे कब मिला, आपने बोलना 1961 में मिला। कब मिला? फिर बोलेंगे जी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, आपने बोला 1968 में मिला। फिर पूछेगा क्यों मिला, आपने बोला चिदम्बरा के लिए मिला। किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला। क्लियर हो गया? क्या क्या याद हो गया कि 1961 में उन्हें पद्म भूषण मिला, 1968 7 साल बाद उन्हें चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था वैसे? सॉरी, हिंदी कह रहा मैं, वैसे, क्योंकि कई भाषाओं में मिलता है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, अलग अलग भाषाओं में। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता मलयालम में मिला था, जी शंकर कुरूप को। चेक करना जरा, जी शंकर कुरूप को मिला था। और किस किस कृति के लिए मिला था? कृति क्या थी उनकी? मलयालम भाषा के लिए मिला था पहला। और कब मिला था ये भी बता दो मुझे, कब शुरू हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार? ढूंढो जरा, जल्दी ढूंढो। 5G 5th जनरेशन में हो आप, है ना? 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला, मलयालम भाषा में लिखने के लिए मिला। बता दो, मैं अपना आप बता दूं। है नहीं, साउंड मैच नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ, तो इसको अपने नेट पे सर्च कर दो। ये क्वेश्चन पूछता है, जी शंकर कुरूप भी पूछता है। लेकिन हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तराखंड के सुमित्रानंदन पंत जी थे भाई। अब सुमित्रानंदन पंत जी पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जन्म 20 मई 1900 में हुआ, 1900 तो याद हो ही जाएगा। कहां हुआ? बागेश्वर में हुआ। बागेश्वर में कहां हुआ? कौसानी, बड़ी सुंदर जगह। तो साहित्यकार तो होते ही है वहां। सुंदरता जहां होती है वहां क्या होता है? साहित्य अपने आप प्रस्फुटित होता है। क्या होता है? प्रस्फुटित होता है। क्या होता है? हाँ, तो कौसानी बागेश्वर में हुआ भाई जन्म। बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त। क्या नाम था? गुसाई दत्त। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, क्या नाम था जी बचपन का? गुसाई दत्त, सुमित्रानंदन पंत का। और लोग इन्हें क्या बोलते? गुसैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। सैं भी पूछा हुआ। सैं किसका उपनाम था? बचपन का नाम। आंसर सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, हल्के में मत लेना इनको, मतलब हर एक पॉइंट को याद करते हुए चलना। जन्म कब? 1900। कब? 20 मई 1900। क्योंकि आप लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन साहित्यकारों के लिए देवता है ये। क्या है? भगवान की तरह मानते हैं साहित्यकार लोग इन्हें। चलो जी, 20 मई 1900 में हुआ। कहां पर हुआ? कौसानी में हुआ, बागेश्वर में हुआ। कौसानी बागेश्वर में। बचपन का नाम गुसाई दत्त। लोग इन्हें क्या बोलते हैं? गुसैं, सैं। ठीक है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद। ये नहीं पूछेगा कभी कहां से ली शिक्षा। उच्च शिक्षा कहां से? इलाहाबाद। 10 वर्ष यहीं रहे। अब वीणा एवं पल्लव की अधिकांश रचनाएं यहीं की। तो वीणा और पल्लव किसकी है? आंसर सुमित्रानंदन पंत जी की। वीणा और पल्लव किसकी रचना है? आंसर सुमित्रानंदन पंत जी की। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किनके सुझाव पर किया गया? ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार बना हुआ है, एक बार नहीं। तो आप लोग तो अभी 1-2 पेपर दिए होंगे, तो सन 2000 के बाद से सारे पेपर देख रहे हैं। तो किसके कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? भाई सुमित्रानंदन पंत जी के कहने पर किया गया। उनके जीवन का अधिकांश समय कहां? काला कांकर में बीता। कहां पर बीता? काला कांकर। अब नेट पे जाना, ढूंढना काला कांकर कहां पड़ता है। वहीं के कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर उन्होंने 1938 में रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर 1938 में
रूपाव नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका, कैसी पत्रिका, महीने में एक बार निकलने वाली मासिक पत्रिका का संपादन किया। पंत की प्रकृति ने वैचारिक सुकुमारता और सौंदर्य दृष्टि दी। काव्य क्षेत्र में उनका प्रवेश 18 वर्ष की आयु में ही हो गया था। वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के समकक्ष एक छायावादी कवि थे। अब आपने बोलना छायावादी कवि थे, क्या थे? अब क्या होता है छायावाद, क्या होता है, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे, वहीं पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कई बार एक क्वेश्चन पूछता निराला किसका उपनाम है? आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा सुने हो, बड़ी महान साहित्यकार थी ये, गिल्लू लिखी थी इन्होंने, क्या लिखी थी? और बहुत सारी गिलहरी पर भी लिखा। जो विद्वान लोग होते हैं ना साहित्यकार, वो हर एक चीज पर पकड़ कर क्या कर देते, लिख देते। ठीक है, तो उनके समकक्ष एक छायावादी कवि थे। फिर अब भाई वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ये सभी छायावादी काव्य हैं इनके, क्या हैं? तो अलग अलग पढ़ने हैं आपने। छायावादी काव्य कौन कौन से हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, 5 जो इनकी किताबें हैं, रचनाएं हैं, वो क्या है? छायावादी हैं। फिर पूछेगा प्रगतिवादी काव्य कौन सा है इनका? तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या कैसी काव्य है इनके? प्रगतिवादी काव्य। फिर पूछेगा भाई नवचेतनावादी काव्य कौन से हैं इनके? नवचेतना, तो आपने बोलना स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, अतिमा, वाणी। अब भैया सुन लो, वाणी और वीणा में ज्यादा अंतर नहीं होता, कहीं पता चला फंस गए आप। ठीक है, वाणी, यहां पर वाणी है। वीणा जो है वो कैसी है? छायावादी काव्य है, जबकि वाणी जो है वो नवचेतनावादी काव्य है। वाणी, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य, लोकायतन महाकाव्य। शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, रजत शिखर और सौवर्ण, ये क्या है? इनकी नवचेतनावादी काव्य है। 1961 में मैंने बता दिया पद्म भूषण मिला। 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रथम ज्ञानपीठ नहीं, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ, कौसानी के सुमित्रानंदन पंत, कौसानी बागेश्वर के सुमित्रानंदन पंत, कौसानी बागेश्वर के सुमित्रानंदन पंत, गोसाई दत्त, गोसाई सैं, ऐसे करके याद किया मैंने। कैसे? हाँ। फिर एक चीज ध्यान रखना भैया, छायावादी काव्य को अलग रटना, रटना मतलब जपना। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ऐसे करके तब तक याद करना जब तक कि कंठ में नहीं आ जाता। फिर प्रगतिवादी काव्य को अलग याद करना, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये हो गया इनका प्रगतिवादी काव्य। अब नवचेतनावादी जो काव्य होगा ना, वो अपने आप क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। उसको भी आपने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, ऐसे करके नवचेतनावादी। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अगले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, कौन भाई? हाँ, हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे उत्तराखंड के? डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर हिंदी विषय में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे? आंसर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नाम ऐसे नहीं लगा डॉक्टर इनके नाम, है ना? आर्टिकल 18 में पढ़ा था आपने, जब संविधान लागू होगा उसके बाद उपाधियों का अंत हो जाएगा, लेकिन राज्य शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों के सिवाय और कोई उपाधि नहीं देगा। तो शिक्षा में आप करो, पीएचडी करो, आपको डॉक्टर बोलेंगे, नाम क्या आगे। आप सेना में जाओ, आपको बोलेंगे लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, कर्नल, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, लगेंगे आपके नाम के आगे। ये चल सकते हैं। मिलने को आपको भारत रत्न भी मिलेगा, हो सकता है आपको पद्म विभूषण। मना क्यों कर रहे हो यार, क्या पता मिल जाए भारत रत्न। लेकिन आप अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते उसको, ठीक है? उसको उपाधि नहीं माना जाता। चलो जी, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जन्म भाई पौड़ी में हुआ था, लैंसडाउन के समीप, पालीग्राम, पालीग्राम, नाम सुने हो पाली का? पालीग्राम, 1901 में हुआ था इनका जन्म। पता नहीं क्यों इस राज्य में, आपको पता है बालिकाओं की परवरिश कैसे हुई थी, कैसे की जाती थी पहले? है? नाटक होते थे, क्या होते थे?
रामी बौराणी का नाम सुना है आपने? रामी बौराणी कख तेरू गौच, वहां पे एक शब्द आता है पाली, सेठों की बौरी छो, सुना आपने? पाली गौच मतलब वो एक ऐसा मतलब ऐसा वो था, गीत के माध्यम से समझाते थे बालिकाओं को। क्या समझाते थे कि भाई पति क्या था, उनके पति चले गए थे फौज में, फौज में चले गए तो लड़ाई में चले गए, लड़ाई में चले गए तो कई साल हो गए रामी जी के पति वापस नहीं आए, नहीं आए। अब क्या हुआ, रामी के जब पति वापस, रामी बौराणी बोलते हैं भाई, है यही बोलते हैं। अब उनके पति वापस नहीं आए तो कई साल बाद आए वो वापस। तो अब उन्हें लगा यार इतने साल हो गए कहीं फंसे, मतलब दुश्मन ने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, फिर छूटा, फिर टिटी हुई होगी। तो उन्होंने ना परीक्षा ली, क्या ली? परीक्षा ली। तो वो साधु के वेश में गए। किस वेश में? साधु के वेश में गए। तो रामी जी क्या कर रही थी? घास काट रही थी या जो भी निराई गुड़ाई कर रही थी। तो उन्होंने उनको क्या करने का प्रयास किया, मतलब वो पहचान नहीं पाई, रामी भी नहीं पहचान पाई। पहले ऐसे ही होता था भाई उत्तराखंड में, पहचान ही नहीं पाई। अब वो साधु के वेश में, तो उन्होंने कहा कि भाई चल मेरे साथ चल, रामी छेल पा जोला, कहा। तो फिर रामी ने अपनी धराती उठाई, जैसे कि उत्तराखंड की वीरांगनाएं होती हैं। उन्होंने कहा तेरा सिर क्या कर दूंगी, क्या कर दूंगी, हाँ ठीक है। अब फिर वो साधु ने कहा यार क्या करूं, फिर मजाक सूझी उसे। फिर वो कहां गया, अपनी माँ, अपने घर गया, मतलब अपनी माँ से पूछा उसने। क्या पूछा? भाई कुछ खिला दे भाई साधु। तो अब माता जी तो आपको पता ही है, माता जी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कुछ भविष्यवाणी कर दी उन्होंने कि अब तेरा बेटा जल्दी आने वाला, वह खाना खिला दे। अब खाना आया। खाना क्या हुआ कि रामी भी आ गई। रामी को बोला उसकी सास ने कि भाई खाना खिलाओ साधु महाराज को। कई समझाया रामी ने कि ये ढोंगी है, ये साधु नहीं है, ढोंगी है, मैं नहीं खिला रही इसे खाना। पर अब सास की आज्ञा पुराने टाइम पर, है ना, सासू माँ की आज्ञा। खाना बनाया और क्या कर दिया, पत्ते पे दे दिया। किसको? है? मालू के पत्ते पे। किस पे? मालू के पत्ते पे। उसने कहा नहीं जी, मालू के पत्ते पे तो खाऊंगा ही नहीं, मालू का पाता नहीं खांदू भात, मालू के पत्ते में नहीं खाऊंगा, है ना। किसमें खाऊंगा? उसी थाली पे खाऊंगा जिसमें जो रामी का पति खाता था, है ना। चलो फिर क्या होता है भाई, फिर होती है लड़ाई झगड़ा होता है, फिर साधु का वेश उतारता है, फिर अपनी यूनिफॉर्म में आता है, तब पता चलता है कि भाई ये क्या है। तो आज अब यूसीसी लाना पड़ रहा, आज बोलना पड़ रहा भैया क्या, लिव इन रिलेशनशिप के लिए माता पिता की आज्ञा ले। क्या ले? लिव इन रिलेशनशिप के लिए माता पिता की आज्ञा ले। तो पहले, क्योंकि जैसा साहित्य आप पढ़ोगे, जैसे नाटक आप देखोगे, वैसे ही हो जाओगे। अब जैसी पिक्चरें आपको दिखाई जाएंगी, जैसा साहित्य आपको पढ़ाया जाएगा, आप वैसे ही हो जाओगे। जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपके? ठीक, चलो। तो क्या लिखा हुआ दरवाजे पर सबसे आगे? शीलम परम भूषणम। लबासना का क्या है? क्या है? लबासना का लाइन है, टैग लाइन। शीलम परम भूषणम, करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू। क्या? बाकी विवाद ना हो, मैं आगे पढ़ाता हूं, ठीक है। कहां पहुंचे भाई हम? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो लेंसडाउन के समीप पाली ग्राम में दिसंबर, अब मुझे नहीं मालूम कि ये वही पाली गांव है या दूसरा है, बट रामी जी बोलती हैं, क्योंकि साधु शुरू शुरू में पूछते हैं कि भाई कौन है, क्या है, क्यों इतना काम कर रही है, बरगलाते हैं ना। रामी जी नहीं आती उनके झांसे में। वो बोलता है कि मैं चलो देश ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा। वो कहती नो चांस, है ना, पतिव्रता, है ना। तो वहां पर एक पाली शब्द आता है, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको कि तब अब याद रहेगा आपको कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी कहां के भाई? पालीग्राम, लैंसडाउन के समीप पालीग्राम, ठीक है। दिसंबर 1901 में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी विषय में किया। क्या क्या? स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, और निष्णांत किसको बोलते हैं? निष्णांत सुना है वो? ढूंढो निष्णांत।
उन्होंने अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर 1931 में जो शोध का विषय था वो क्या था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का जो शोध समझते हो, रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च का जो सब्जेक्ट था, जो वो सिनॉप्सिस, जो वो थीसिस बना रहे थे, वो किस पर बना रहे थे? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। किस पर बना रहे थे? द निर्गुण स्कूल ऑफ, तो अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ लिख रहे थे, तो हिंदी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। चलो जी, 1931 में लिखा। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे भाई उत्तराखंड के। क्या थे? उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की, वो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, अब इनकी पुस्तकें पढ़ लेते हैं। गद्य सौरभ, क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी, कौन? हाँ, रामचरितमानस, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। उनके बारे में लिखा है इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास। रूपक रहस्य लिखा है इन्होंने। गोरखवाणी लिखी इन्होंने। क्या लिखी? गोरखवाणी लिखी। ठीक है। कबीर की साखी लिखी इन्होंने। क्या लिखी? सर्वांगी लिखी इन्होंने, सर्वांगी। हरिदास की साखी लिखी, रैदास की साखी लिखी, हरिभक्त प्रकाश लिखी इन्होंने, सेवा दमन लिखी, प्राणायाम विज्ञान और कला लिखी, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ध्यान से आत्मचिकित्सा, इसको जरूर पढ़े। जो लोग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो ध्यान से आत्मचिकित्सा। अगर आप ध्यान करते हैं तो अपनी चिकित्सा कैसे करें, उसके बारे में लिखा है किन्होंने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। आदि प्रमुख है भाई। संपादित पुस्तकों में कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका का नाम प्रमुख है। तो भैया रामचंद्रिका से क्वेश्चन बन सकता है, कबीर ग्रंथावली से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उनके शोध ग्रंथ में के हिंदी अनुवाद, हिंदी काव्य के निर्गुणवाद ने ही उन्हें हिंदी साहित्य जगत को पहचान दी। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी। जो मैं अगर क्वेश्चन बनाता, गोरखवाणी से बनाता। कहां से बनाता? गोरखवाणी से, है ना। माता रोए जन्म जन्म को, बहना रोए 6 मासा, त्रिया रोए आध घड़ी को, फिर जोड़े घर बासा। समझ में आया? मुझे नहीं मालूम ये इसी में है, बट गोरखवाणी। कबीर की साखी भाई, कबीर की, कबीरदास जी से परिचित हैं आप, है ना। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी कागज छुआ नहीं, कलम पे कभी हाथ नहीं लगाया, फिर भी आईएएस में कबीरदास को पढ़ते हैं। जिनका हिंदी लिटरेचर होता है उसमें कबीर, सूर, तुलसी, देखो ना। कबीरदास जी अशिक्षित, मतलब लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको कौन पढ़ रहे? आईएएस वाले पढ़ रहे। सूरदास जी आगरा के अंधे कवि बोला जाता था उनको, आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लिख दिया कि क्या, आईएएस की तैयारी में पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य वाले, है ना। तुलसीदास जी कौन? रामचरितमानस तो बाद में लिखा उन्होंने, लेकिन प्रारंभ में इतने वो नहीं थे वो, है ना। लेकिन बाद में उन्होंने पत्नी की एक बात ऐसी चुभी, पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जितना प्रेम आप मुझ में दिखा रहे हो उतना प्रभु श्री राम में दिखाते, क्या होता, कुछ और बात होती। पत्नी मायके गई, नदी में बाढ़ आ रखी थी, नदी पार करके चले गए भाई, बेइज्जती हो गई मायके में। किसकी? पत्नी की। ना क्यों आए भाई, क्यों आए पीछे पीछे? ठीक नहीं है ये, है ना। ज्यादा जो आसक्ति होती है वो ठीक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आसक्ति। किसी पर भी बहुत अधिक आसक्त होना क्या होता है? विनाश का कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? विनाश का कारण। इसलिए जड़ भरत बन जाओ। क्या बन जाओ? जड़ भरत। ठीक है। मीट बट नॉट मिक्स, मिलो लेकिन घुलो नहीं। मिलो, सबसे मिलो बट घुलो नहीं। ये देखिए उसका जीवन में बिल्कुल अंदर क्या एंट्री कर दी। नहीं, अब जो हम कहेंगे वही होगा। ठीक है, चलो जी। तुलसीदास जी से आप परिचित हैं। रूपक रहस्य, रूपक रहस्य, गोरखवाणी भाई, गुरु गोरखनाथ नाम सुने हो? गुरु गोरखनाथ, गोरखपुर सुना है, गुरु गोरखनाथ जी, है ना। आदेश गुरु का, गुरु गोरखनाथ। और हमारे जो कौन योगी जी हैं वो भी इसी पंथ से हैं। किसे? गोरखनाथ, नाथ पंथ से। कबीर की साखी बता दिया मैंने। हरिदास जी की साखी। हरिदास जी कौन थे? तानसेन के गुरु थे वैसे हरिदास। मन तड़फत हरिदर्शन को आज, हरिदास कौन थे? तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। ठीक है। रैदास की साखी, संत रविदास सुना है? रविदास जी ने कहा जाता है रैदास, संत रविदास। क्या किया था उन्होंने?
मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना है? गंगा ले आए थे किसमें? कटौती। कटौती उसको बोलते हैं जिसमें चमड़ा काटा जाता है, लेकिन क्या किया? गंगा को लेके आ गए। तो किसकी साखी? रैदास की साखी। हरि भक्त प्रकाशम, हरि भक्त प्रकाशम, ठीक है। उसके बाद कौन? सेवा दमन, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान की आत्म चिकित्सा आदि प्रमुख है। तो ये इन्होंने क्या किया भाई? क्या किया? उसके बाद है गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। कौन है? गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। जन्म 1901 में, पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्णिम हस्ताक्षर, समाज सेवी, अध्यवसायी। अब ये लीडर, ये समाचार पत्र है भाई, क्या है? लीडर, पाइनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड। भैया इनके ना याद कर लेना किस किस के हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड है, मेरे ख्याल से नेहरू जी का है, देखो देखो। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? ये उस जमाने के सबसे बड़े अखबार हैं, अमृत बाजार पत्रिका। मोतीलाल घोष होंगे देखना अमृत बाजार पत्रिका में शायद। पाइनियर, पाइनियर जो था वो क्या था? चटुकार था, किसका? अंग्रेजों का। नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू का। लीडर किसका है? ऐसे स्टेटमैन, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न रिव्यू। हाँ, महामना मदन मोहन मालवीय बोलिए। क्या बोलिए? महामना मदन मोहन मालवीय। ये वही व्यक्ति हैं, भिखारियों का राजा बोलते हैं महामना मदन मोहन मालवीय को। लखनऊ के नवाब के पास गए, बोला भैया बीएचयू बनाना है, चंदा दो। क्या दो? नवाब ने ऐसी मजाक कर दी, अपनी जूती दे दी उनको। किसको? महामना मदन मोहन मालवीय ने जूती वो लगा दी, क्या बोलते हैं, नीलामी में, कि नवाब की जूती है भाई, कौन कितना देगा। और बोली लगी, भयंकर पैसा आया उस पर। और उस पैसे को उन्होंने किस पर लगाया? बीएचयू में लगाया। किस पर लगाया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा योगदान है, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और हिंदू महासभा में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, किसका? महामना मदन मोहन मालवीय का। क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई क्या बताया मैंने? लीडर जो था वो महामना मदन मोहन मालवीय का। ऐसे पाइनियर किसका था? हाँ, ब्रिटिश का चटुकार था ये पाइनियर अखबार, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेटमैन, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न रिव्यू जैसे अंग्रेजी के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में अपने समय के अकेले संवाददाता। सोच रहे हो उस जमाने में इतने अखबारों के अकेले संवाददाता थे कौन? गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। लगभग 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के अकेले पत्रकार। 60 साल तक, 60 साल, 6 दशक का मतलब होता 60 साल तक अकेले पत्रकार। 1986 में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? उस जमाने में 1901 में पैदा हुए, कहाँ होते थे उसमें संपादक? और कौन सा अखबार इतना चलता था? चंदे पर चलता था अखबार। किस पर? चंदे पर। तनख्वाह भी नहीं मिलती थी ज्यादा। इतने अखबारों से जब क्या करते होंगे, इतने अखबारों के जब संवाददाता रहे होंगे, तब जाके घर का चूल्हा जलता होगा इनका। बहुत पैसा नहीं था पहले पत्रकारिता में, ठीक है। आज भी नहीं है। जो येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं वो पैसा नहीं कमाते। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है पैसा लेकर न्यूज छापना किसी के पक्ष में। दैट इज कॉल्ड पीली पत्रकारिता। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन जो सच्चे पत्रकार हैं वो आज भी गरीबी का जीवन ही जीते हैं। क्या करते हैं? ठीक है भाई, इतना काफी है, आगे कल बताऊंगा।